आज मैंने आपसे कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये वैसे तो क्लास 11th का एक चैप्टर आता है, कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, उसका एक टॉपिक होता है ना। बट आपको एक्चुअली सीखनी है कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग आनी चाहिए। पर कोवेलेंट बॉन्डिंग आनी चाहिए तो दो बॉन्डिंग और सीख लो, क्योंकि जब इसके बाद तुम कॉम्पिटिटिव में बैठोगे कहीं, है ना, तो आपको सब चीजें आएंगी, है ना। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन बढ़िया आराम से समझ आ जाएगा। हम हल्के दोनों क्लासेस कवर कराना चाह रहे हैं, है ना, कि आपको दिक्कत बाद में। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या कहते हैं ना, बॉन्ड क्या होता है आपको पता है। बॉन्ड क्या होता है, अ लिंकेज बिटवीन टू स्पीशीज। देखो ऐसे जुड़ रहे हैं ना, अ लिंकेज बिटवीन टू स्पीशीज बाय शेयरिंग। शेयरिंग से भी बॉन्ड बनता है। अच्छा, बाय गेनिंग और बाय लूजिंग, है ना। बॉन्ड कब बना, बॉन्ड एक लिंकेज होता है किन्हीं भी दो स्पीशीज के बीच में, जो कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज हो, या तो गेन हो, या तो शेयर हो जाए, तो क्या बन जाता है भैया, बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, हमने बोला टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या क्या होते हैं, तो कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, है ना। अच्छा, पहले नंबर का बॉन्ड होता है, पहले नंबर का बॉन्ड कौन सा होता है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हमने बोला जो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, है ना। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका ही जो दूसरा नाम होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। क्या चीज, आयोनिक बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको ही हम कहते हैं कौन सा, डेटिव, DATIVE, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो हमने बोला टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं भैया। अच्छा, ऐसा बॉन्ड जो कब बना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है ना। जो भी बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना होगा उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक। ठीक है, अच्छा, तो हमने सीखा कि जब एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरी साइड चले जाएगा तो कौन सा बॉन्ड आएगा, कौन सा बॉन्ड आएगा, आयनिक बॉन्ड आएगा। जल्दी से एग्जांपल लिखेंगे अभी, पहले जल्दी से आप बनाइए, शुरू करते हैं। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब जो चीज किससे बनी होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी, उसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, जब भी क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा भैया, कैसे बनता है बता हमको भी, है ना। चलो देखते हैं एग्जांपल, NaCl फेवरेट एग्जांपल है, चलो NaCl। अच्छा, Na कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 8, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, एटॉमिक नंबर कितना होता है Na का, 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2, 8, अच्छा, Cl कितना होता है, 17। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। तो कैसे तोड़ूंगा बताओ, 2, 8, 7 तोड़ूंगा। किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना ऑक्टेट को पूरा करना पड़ता है ना। अगर कोई भी कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, क्या Na ने अपना ऑक्टेट पूरा किया है, नहीं, उसके पास कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। स्टेबल है, नहीं। क्या ये स्टेबल है, नहीं। अब ये क्या क्या करेगा, इसके पास कितना ज्यादा है, Na के पास कितना ज्यादा, 1। इसके पास कितना कम, 1। तो ये क्या करेगा, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये
का, है ना। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो क्या डेवलप हो जाता है, उस पे चार्ज डेवलप हो जाता है ना। अच्छा, जैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो क्या पैदा हो गया, इनमें चार्ज पैदा हो गया। किसमें कौन सा चार्ज पैदा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को देगी, बोले तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या गेन करेगी, लूज करेगी, अपने में से क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो जो भी स्पीशीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, वो कौन सा चार्ज बेयर करेगी, पॉजिटिव। और जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, मतलब ले लेगी इलेक्ट्रॉन को, वो कौन सा चार्ज बेयर करेगी, नेगेटिव चार्ज बेयर करेगी। तो ले देखे चार्ज किसमें कब आया, चार्ज जब इलेक्ट्रॉन का क्या शुरू हुआ, ट्रांसफर शुरू हुआ। मतलब अब ये बन गया है Na पॉजिटिव और ये बन गया है Cl। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी क्या होगा, चार्ज किसी चीज में आएगा। आ गया, अच्छा चार्ज भैया आ गया, ठीक है, चार्ज आ गया। अब जैसे ही ना स्पीशीज चार्ज हो जाती हैं, उनके बीच में ना एक फोर्स लगने लगता है। जैसे ही स्पीशीज क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, उनके बीच में एक फोर्स लगने लगता है। क्यों लगने लगता है फोर्स, देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना, हमको पता है क्या, हमको ये पता है कि क्या चीज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो अनलाइक चार्जेस जो होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा भैया, एक रिपेल कर रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है ना। अच्छा, ये कैसे चार्जेस हैं, एक है Na पॉजिटिव, दूसरा है Cl नेगेटिव। ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब भी ना चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को क्या आएंगे, पास आएंगे। और ये बीच में एक क्या बना देंगे, ऐसे करके लिंकेज स्टैब्लिश कर देंगे। अट्रैक्शन का फोर्स है ना इनके पास, क्यों है अट्रैक्शन का फोर्स, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये क्या करेंगे, एक क्या करने लग जाएंगे, बीच में लिंकेज बन जाएगा। मतलब इधर से ये Na है, ये क्या है, Cl है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या आने लग जाएंगे, हल्के 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 पास आने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे एक दूसरे को। तो मैं क्या बोलूंगा कि when the force of attraction starts to act, then a linkage is formed. Then a linkage is formed between the species, है ना। तो हमने क्या बोला, जब क्या हुआ, Na और Cl थे, इनने क्या दिखाना शुरू किया, अट्रैक्शन का फोर्स दिखाना शुरू किया। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आने लग गए, पास आने लग गए, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक लिंकेज बन गया। अच्छा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसका नाम क्या होता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब भी फोर्स लगेगा किसी भी चार्जेस के बीच में, किन्हीं भी चार्जेस के बीच में, जब क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, जब भी फोर्स लगेगा इसमें चार्जेस के बीच में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, कैसा है, अट्रैक्शन का फोर्स है। जब भी बॉन्ड बनेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। बॉन्ड बन रहा है तो लिंकेज बनने के लिए चीजों को पास आना पड़ेगा ना, और पास आएंगे मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लग रहा होगा। चलिए जल्दी लिखिए, ये हमने देखा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने क्या लिया था, Na और Cl। हमने इसमें बहुत कुछ सीख लिया है, हमारे नोट्स भी अपडेट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ और सीख लेते हैं। जैसे
जैसे जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, MgO का, किसका MgO। अच्छा Mg के पास कितने, Mg कितना होता है 12 बोले तो 2,8,2। अच्छा ऑक्सीजन कितना होता है समीर 8 बोले तो 2,6। अच्छा अगर ये दोनों स्टेबल है नहीं है, ऑक्टेट रूल पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे ऑक्टेट रूल पूरा, जब देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और कहां चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, तो कितने की शेयरिंग हुई, कितना ट्रांसफर हुआ सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए इधर से उधर चले गए, तो कितना आ गया Mg2 पॉजिटिव बनेगा और O2 नेगेटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो कितना पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने 2 ले लिए हैं तो कितना नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्ज। समझ गए सबका। अच्छा चलिए ठीक है, हमने एक एग्जांपल देखा। अच्छा एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या चीज, इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है किसी भी चीज की, इलेक्ट्रोवैलेंसी एनी आइडिया, नो आइडिया, गेट एन आइडिया, लेट्स सी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है चीज की, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड बनते टाइम कितने इलेक्ट्रॉन क्या हुए ट्रांसफर हुए। हमको एक चीज हमेशा पता होती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेल से कौन से वाले शेल में जा रहे होंगे, वैलेंस शेल से वैलेंस शेल में ही जा रहे होंगे, है ना। वैलेंस शेल रिस्पांसिबल होता है बॉन्डिंग के लिए, तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, वैलेंस शेल में। बोले तो आउटर मोस्ट वाले शेल के एटम आउटर मोस्ट वाले शेल में ही ट्रांसफर हो रहे होंगे, अंदर के एटम्स में नहीं होते। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या बोला था MgO बोला था ना अभी एग्जांपल, इसके बाद कितने 2,8,2। Mg कितना होता है 12 होता है ना, तो 12 को तोड़ो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2,8,2। ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, बोले तो 2,6। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल मतलब होता है क्या चीज, लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे Mg में 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और वैलेंस शेल होता है कौन सा, द लास्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। ठीक है, हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। चलिए देखिए, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले कहां जाएंगे, लास्ट वाले शेल पे जाएंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इसको कितना बना देगा, ये 8 बना देगा, और 2,8 क्या होता है स्टेबल होता है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट वाले शेल से निकलेंगे और कहां जाएंगे, उसके लास्ट वाले शेल में ही जाएंगे। ले देखिए वैलेंस शेल से वैलेंस शेल में ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, जा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं MgO, एक कंपाउंड बन रहा था MgO, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालिए, तो मैं बोलूंगा कितनी होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, मैंने बोला MgO की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज को, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज को। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज को, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे यहाँ, Mg से निकले थे कितने 2, ऑक्सीजन के पास पहुंच गए थे कितने 2, तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। तो अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी को डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वैलेंस शेल, है ना। वैलेंस शेल से जितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ट्रांसफर होंगे, उसको ही मैं उस चीज की क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल दूंगा। थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, चलिए जल्दी से लिखिए। क्या क्या लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द इलेक्ट्रो वैलेंसी ऑफ फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स। चलिए पहला NaCl,
MgO। चलिए लिखिए 3 किलो आपके बन गए होंगे। NaCl का कितना आया 1, MgCl2 2, MgO 2। ठीक है, चलिए निकाल के देखते हैं फिर हम बात करेंगे। ठीक है, NaCl है, अगर तोड़ना चाहो तो Na और Cl में तोड़ सकता है ना। Na और Cl में Na कितना होता है 2, 8, 1 11 होता है। Cl कितना होता है 17 17 बोले तो 2, 7। देखो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं कि क्या हो जाए, दोनों चीज स्टेबल हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ 2, 8 बन जाएगा। 2, 8 में चीज स्टेबल होती है। चीज स्टेबल कितने कितने में होती है 2, 8, 8, 18, 32, 64, इतने में चीज क्या होती है हमेशा स्टेबल होती है। ठीक है, फिर हमने बोला इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके चीज क्या हो जा रही थी, बराबर हो जा रही थी, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बस 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे आप Mg में भी बना सकते हैं। अच्छा देखिए Mg है और कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, मतलब 2, 8, 7, ये भी है 2, 8, 7। Mg कितना होता है 2, 8, 2। Mg का नंबर होता है कितना, Mg का नंबर होता है कितना 12, तो 2, 8, 2 हो गया। अच्छा देखिए इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए ऐड करने के लिए। देखो इसके बाद कितने एक्स्ट्रा है 2, तो ये क्या करेगा, एक यहाँ दे देगा और एक कहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी। काम बन गया पक्का, काम बन गया हमारा। ठीक है, तो कितनी हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। ऐसे ही MgO को भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालनी सीख ली है ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालनी हमने सीख ली है। अब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, हम ये जान चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, हाँ बताइए। उसकी जगह अगर MgCl3 होता तो फिर MgCl3 बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि Mg कितने में स्टेबल हो रहा है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना। अच्छा देखो 2, 8, 2 क्या है Mg है ना। अच्छा अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने में से दे दे, MgCl3 कह रहे हो ना, है ना, मतलब एक Cl के पास कितने की कमी, 1 की कमी, तो 3 Cl के पास कितने की कमी, 3 की कमी। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर एक और दे देगा तो कितना बन जाएगा 2, 7। इसका खुद कमी हो जाएगी ना, है ना, और स्टेबल बन पाएगा या कभी नहीं बन पाएगा। स्टेबिलिटी के चक्कर में बस कितने देगा हमेशा, तो इसलिए क्या, टू बिकम स्टेबल मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने में से, 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो क्या MgCl2 फॉर्म होता है पर MgCl3 फॉर्म नहीं होता, यही वजह इसकी होती है। ठीक है, चलिए और चीजें देखते हैं। अच्छा जैसे हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं इसकी, हम कुछ क्या जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज जान लेते हैं इसकी आयनिक बॉन्ड की। जैसे जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही थी, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही थी उसको बोलते, उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी उस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और उसको बोलेंगे हम क्या चीज, कैटायन, है ना। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, उसको बोलेंगे क्या हम, एनायन। समझ गए, तो हमने बोला क्या, when a species loses its electron, then what, then it bears बोले तो कंटेन, ठीक है, bears कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड नेम्ड एज क्या, कैटायन, है ना। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी मतलब लेगी,
उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्या उसको नाम क्या दे देंगे हम, एनायन नाम दे देंगे। ठीक है, हमने 2 पॉइंट जाने कि कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो उस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, लूज करेगी तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी जानते हैं आयनिक बॉन्ड्स की। हम आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज जान रहे हैं। अच्छा, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर या शेयरिंग, ट्रांसफर होता है। मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है, दूसरे के पास चले जाता है। तो क्या सीखा हमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ट्रांसफर हो सकते हैं। चलिए, जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, बस 3। बोले तो ट्रांसफर कितने होते हैं, बस 3। शेयर बोलना गलत हो गया था मान ले, सॉरी, है ना। ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी क्या नहीं हो सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लग गए ना, तो क्या कोई दूसरी स्पीशीज ऐसी होगी जो 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाएगी, या फिर कोई ऐसी स्पीशीज होगी जो 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगी या दे पाएगी, नहीं होती है ना। कार्बन के अलावा 4 वाली खाली कार्बन का जो कार्बन फैमिली होती है उसी के लास्ट वाले शेल पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाले शेल में। और वो सब कौन सी बॉन्डिंग दिखा रहे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखा रहे होते हैं। क्यों दिखा रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट शेल में कितने हैं, 4 हैं। आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब लास्ट वाले शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, मतलब ट्रांसफर हो रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हो। चलिए फिर देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, क्या चीज, इफ there occurs the formation of ionic bond, है ना। अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो then एनायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा, कैटायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है। एनायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो मैं बात करना चाह रहा हूं एक्चुअली इसके वैलेंस शेल की, है ना। मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, इसके वैलेंस शेल में कितने कितने, मतलब लास्ट वाले शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा चलिए, कैटायन के लास्ट वाले में अगर 1 है, कितना है, 1 है ना। कैटायन के लास्ट में क्या है, 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो एनायन के वैलेंस शेल में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, 7 होते होंगे। ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है ना सबने, तो कितने होते होंगे, 7 होते होंगे। अच्छा, अगर कैटायन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। तो अगर कैटायन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एनायन के वैलेंस शेल में उस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अगर कैटायन के वैलेंस शेल में 3 है ना, तो एनायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस टाइम, कितने होंगे, 5 होंगे। तभी देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन कैटायन देगा एनायन को, और कितने बना देगा, 8 बना देगा। 2 देगा 6 को, कितने बना देगा, 8। 1 इलेक्ट्रॉन देगा 7 वैलेंस शेल में पहले से है उसके, तो कितने बना देगा, 8 बना देगा। ले देखिए, जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बस 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड देयर मस्ट कितना, 3 इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर, 3 to 1। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो सकते। देखो 18 का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल ने मैंने नहीं बताया था, आपने एक्चुअली पढ़ा होगा ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, है ना। तो कभी भी ऑड नंबर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था पहली बार, और जो 18 वाला कांसेप्ट है उसको सॉल्व करना ऑक्टेट रूल ने हमको बाद में बताया था कैसे। चलिए, कोई कंपाउंड लेते हैं जिसके वैलेंस शेल में ज्यादा एटम होते हैं, किससे, 8 से ज्यादा होते हैं। बताइए तो कोई, कॉपर ले लो, कॉपर ले लो, कॉपर का लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, बताओ कॉपर कितना होता है, 29 होता है रे। ठीक है, 29 होता है। बताइए 2,
कितने हो गए 18। अब बताओ आगे 18 के बाद सॉरी 18 होगा ना अगला, कितने बचेंगे 11 बचेंगे या 12 या 10 उसका 11 बचेंगे। अच्छा तो देखो ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे काटेंगे। बोले तो इसको दोबारा तोड़ेंगे कितने में 2, 8, ठीक है 2, 8, 1 कितना है 1 है। पर आपको अभी आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपर कितने में स्टेबल होता है +2 में स्टेबल होता है। यहाँ पे वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। अभी आप डी ब्लॉक में सीखेंगे कि S से 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और डी में कितने बना देता है 10 बना देता है, अभी सीखेंगे, ठीक है। कि कितना हाफ में और फुली फील्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा कम पड़ा है, आप पढ़ा था आप ने एक और चीज बोली थी कि जो भी डी ऑर्बिटल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा हाफ में और फुल में, तो आइडिया। चलिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जानते हैं हम। चलिए आयनाइजेशन एनर्जी है ना। अच्छा सुनो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं इसको। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी आयंस बनने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी या द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, है ना। देखो वर्ड में मतलब छुपा है आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयंस बनने की एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे को ये सब नहीं जानना है, मेरे को ये जानना है आयंस कब बनते हैं। आयंस तब बन रहे थे जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो चुका था, है ना। अच्छा पहले क्या था NaCl फेवरेट एग्जांपल है, हम इसी को लेकर कुछ सीख डालेंगे NaCl। बोले तो देखो क्या अभी इसके ऊपर चार्ज है नहीं है ना, और चार्ज आता है तो उन्हीं को तो हम आयंस कहते हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या होते हैं आयंस होते हैं। अच्छा मैंने बोला Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनमें चार्जेस कब आते हैं, चार्जेस कब आते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो चलो हमने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है Na और Cl में, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्या हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएंगे चार्जेस आ जाएंगे और ये आयन बन जाएंगे। देखो ये होगा Na पॉजिटिव और ये होगा Cl नेगेटिव। चलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमने बोला था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है शेयर हो रहा है। अच्छा देखिए जैसे ही इनमें चार्जेस क्या हुए फॉर्म हुए, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया है, तो क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद चार्जेस पैदा हुए हैं इसमें। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा तब कुछ एनर्जी लगी होगी, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा अपने पास तब भी कुछ एनर्जी लगी होगी, है ना। तो पूछना जरा आयंस बनने में कितनी एनर्जी लगी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव आया ना। तो ले देंगे जब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसकी एनर्जी और जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस टाइम की एनर्जी पूछना चाह रहा है। मेरे को बताओ आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कैटायन की या एनायन की। कैटायन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, कैटायन की, कैटायन को ज्यादा एनर्जी लगी होगी क्या फॉर्म होने में, एनायन को लगी होगी। कैटायन तो क्या करेगा उसको तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना है ना, वो तो आराम से क्या कर देगा अपने में से लूज कर देगा छोटी सी एनर्जी के साथ। जो जिस चीज को इलेक्ट्रॉन को लेना है वो क्या लगाएगा अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगाएगा ना। तो किसकी जो कैटायन होगा कैटायन ज्यादा एनर्जी से उस चीज को लूज करेगा, एनायन ज्यादा एनर्जी से एक्सेप्ट करेगा। किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, एनायन में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि एनायन को करना है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी,
एनायन की ज्यादा होगी, क्योंकि इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है किस चीज के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी तो वो आयन बन पाएगा ना। तो किसको ज्यादा ताकत लगी, किसको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी, एनायन को खर्च करनी पड़ी। तो भैया किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा, एनायन की ज्यादा, किसकी कम, कैटायन की कम। तो मिनिमम किसकी होगी, कैटायन की होगी, और मैक्सिमम किसकी हो जाएगी, एनायन की हो जाएगी। चलिए जल्दी से लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। एक्चुअली हम प्रॉपर्टीज ना भी गए तो प्रॉपर्टीज के अलावा हम एक और चीज कह सकते हैं, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, आयोनिक बॉन्ड, है ना। क्या क्या होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए, क्या क्या होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए, मतलब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर होने चाहिए। दूसरी बात क्या, जो कैटायन होगा उसकी क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, जो एनायन होना चाहिए उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। समझ गए। चलिए तीसरा देखते हैं, लेटिस एनर्जी। चलिए लेटिस एनर्जी से पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने में। जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, वो YouTube में आपको उपलब्ध है इसी चैनल पे, ठीक है, तो उसको देखिए, वहां से आयनाइजेशन एनर्जी सीखिए, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड सीख रहे हैं, फटाफट 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 सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कौन कितनी ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो वो सबसे ज्यादा ताकत से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, तो कोई छोड़ भी तो रहा होगा उतनी ही ताकत से, कौन, कैटायन छोड़ रहा होगा, एक्सेप्ट कौन कर रहा होगा, तो बोलते हैं जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो जो क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.7। ठीक है, ये 1.7 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किसका डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एक चीज, कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को कितनी तेज अपने पास खींच रही है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब दोनों स्पीशीज के कैटायन और एनायन के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, तो कितने से ज्यादा आना चाहिए, 1.7 से ज्यादा आना चाहिए। हम इसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे पूरा, ठीक है, जिसमें हम बस क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझेंगे बहुत जल्द, ठीक है। इस संडे अपलोड हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, तो हम उसको पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखेंगे कि क्या क्या चीजें होती, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, हमने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज आती है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी, तो लेटिस एनर्जी क्या होती है, लेटिस एनर्जी का मतलब होता है कि पूरा का पूरा क्रिस्टल फॉर्म होने में कितनी एनर्जी लगेगी, मतलब एक लेटिस साइड बनने में कितनी एनर्जी लगेगी। जैसे NaCl है, फेवरेट एग्जांपल NaCl है ना। NaCl क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, छोटे 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 क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ना। तो जब वो एक क्रिस्टल बना होगा उसकी भी तो एनर्जी लगी होगी, क्रिस्टल बनने में, क्रिस्टल बनने में भी तो एनर्जी लगी होगी ना। तो जितनी एनर्जी क्रिस्टल बनने में लगी वो क्या होती है, लेटिस एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो मैंने क्या बोला, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ a crystal or lattice is known as lattice energy। जो भी पढ़ रहे हैं भैया कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, सो के मत देखो इस लेक्चर को, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके पढ़ लो, ठीक है। चलिए लिखिए बराबर। एनर्जी तो सीखी
हमने लेटिस एनर्जी तो सीख ली, पर हमको अभी भी इसका एप्लीकेशन समझ नहीं आया, तो हम लेटिस एनर्जी पूरा बड़े में समझते हैं। हमने बोला इतनी एनर्जी जिसमें क्या बन जाए, एक लेटिस फॉर्म हो जाए। लेटिस होता क्या है एक्चुअली, देखिए अगर हम लेटिस बनाए हैं, कोई क्रिस्टल अगर हम बनाएं तो क्रिस्टल होता कैसा है, अगर मैं NaCl का क्रिस्टल बनाऊं, क्रिस्टल हमेशा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या चीज, अगर मैं NaCl का क्रिस्टल बनाना चाहूं तो क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अच्छा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आप सब कहेंगे ऐसे ही लिख देते ना, NaCl, हमको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में लिंकेज बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे ना, है ना। तो क्या कभी Na, और अगर यहाँ पे भी Na होता तो Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव जुड़ते नहीं, जुड़ते, इसलिए क्या बॉन्डिंग हमेशा उल्टे पेयर्स की हम दिखाएंगे। अच्छा, तो कैसे दिखाएंगे, Cl Na के साथ जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, हर जगह क्या हो जाएगी, देखिए बॉन्डिंग हो जाएगी। हर जगह क्या दिखा रहे हैं हम, बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम लेटिस एनर्जी बोल रहे थे, जो हम लेटिस एनर्जी बोल रहे थे वो क्या होगी, ये क्या है, पूरा का पूरा NaCl का क्या है, एक क्रिस्टल है। लेटिस एनर्जी का मतलब है इतना पोर्शन बनने के लिए कितनी एनर्जी लगी, छोटा सा पोर्शन बनने के लिए कितनी एनर्जी लगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लेटिस। एक्चुअली 12th में पहले ये चैप्टर था, सॉलिड स्टेट के नाम से फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर था जो हट चुका है, ठीक है। ये उस चीज का डायग्राम, ठीक है। तो जो एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है। क्रिस्टल हमेशा आयंस तोड़ दो और आयंस को ऐसे लिख के पूरा का पूरा क्रिस्टल हम बना सकते हैं। हमने एक डॉटेड लाइन से क्या दिखाई है, उसके बीच में बॉन्डिंग दिखाई है। लेटिस एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म अ लेटिस, मतलब ये छोटा सा पार्ट किससे बनेगा, इससे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी को डिनोट किससे करा जाता है, डिनोटेड बाय U, डिनोटेड बाय कैपिटल U। अच्छा, क्या अगर मैं कभी लेटिस एनर्जी निकालना चाहूं तो क्या वो इजीली निकल जाएगी, नहीं, वो कभी भी कैलकुलेट हम इजीली नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इसको, लेटिस एनर्जी को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ ना कुछ मेथड तो होनी चाहिए ना। तो हम किससे कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसको, हम कर रहे होते हैं किससे, बॉर्न-हैबर साइकिल से, बॉर्न-हैबर साइकिल। तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय या विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल। हम लेटिस एनर्जी हवा में नहीं निकाल सकते हैं, है ना, हमको बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से ही निकालनी पड़ेगी। बॉर्न-हैबर साइकिल अभी आएगी बाद में, ठीक है। अभी हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड सीख रहे हैं। आपका आयनिक बॉन्ड ही चल रहा है, आयनिक बॉन्ड सबसे लंबा बोलते हैं कि सबसे लंबा बॉन्ड, मतलब सबसे लंबी स्टडी करनी पड़ती है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। तो हमने लेटिस एनर्जी भी सीख ली। लेटिस एनर्जी को U से दिखाते हैं। हमने बोला पूरे क्रिस्टल में एक छोटा सा पार्ट बनाने को, मतलब एक लेटिस बनाने को जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको ही हम बोलेंगे कौन सी एनर्जी, लेटिस एनर्जी। चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, जैसे इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस कैसा है वो उसकी क्या होगी, फिजिकल स्टेट होगी। कैसी होगी इसकी फिजिकल स्टेट, सॉलिड इन नेचर होता है। कौन सा, आयनिक बॉन्ड, है ना। जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कहीं भी, तो पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा होगा, सॉलिड इन नेचर होगा। तो क्या चीज, फिजिकल स्टेट क्या होगी इसकी, सॉलिड होगी। अच्छा, एक और चीज जान लेते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
देखिए अगर कोई बॉन्ड बना है, मेल्ट करना है उसको, मतलब हीट देनी है ना। अच्छा, टंगस्टन देर में मेल्ट होगा या आयरन देर में मेल्ट होगा? टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है, जो टंगस्टन है उसके बॉन्ड क्या है, बहुत अच्छी से जुड़े हुए हैं। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता मेल्टिंग पॉइंट को, जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड्स का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब इनको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज देखते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी। अच्छा, क्या आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल होता है वाटर में या आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है वाटर में? बताइए। हाँ, NaCl पानी में घोलो घुल गया, है ना। तो मैंने क्या सीखा, आयनिक बॉन्ड्स, कंपाउंड्स जो भी लिखो, आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। पर साइंस शुरू ही होती है कहां से, क्यों से, है ना, व्हाई, है ना, व्हाई दिस हैपन, मतलब आयनिक बॉन्ड क्यों हुआ सॉल्युबल वाटर में। हम आगे से वजह लिखते हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज dielectric constant of water is maximum। जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब बात आई, हमको सब कुछ तो पता चल गया पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता नहीं चला, है ना। ठीक है, आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल है वाटर में क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज्यादा होता है ना। तो क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पता तो ना चाहिए। जल्दी से लिखिए, फिर आगे वजह जानते हैं इसकी भी। चलिए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो वीक कर देता है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो हम क्या लिख रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक फोर्स, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is a type of force which weakens the electrostatic force। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो वीक कर देता है कौन से फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अच्छा भैया, ऐसा होता है क्या, ठीक है। अच्छा, तो इससे हम सॉल्युबिलिटी कैसे बता दे रहे हैं वाटर की, याद करो जब NaCl बन रहा था, NaCl क्या था नेचर में, आयनिक था। हाँ, आयनिक था, और आयनिक है मतलब उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है उसका हमने अभी अभी नाम लिखा था, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा फोर्स हो रहा है उसमें पैदा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर पैदा होगा तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमजोर कर दे रहा है, कौन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब जो NaCl होगा उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मतलब एक जो बॉन्ड होगा उसको कौन कमजोर कर देगा या तोड़ देगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका है, वाटर का। मतलब वाटर में जब कोई चीज घुली जाती है तो
उसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से बीच के जिस भी चीज को डालोगे उसके क्या बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और हल्के हल्के टूट जाएंगे, तो आराम से वो चीज उसमें क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो वजह क्या जानी, लगभग हर चीज वाटर में सॉल्युबल इसलिए होती है क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक कर देता है ना। और हमको पता है पक्का पक्का कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमजोर कर देगा जिसकी वजह से वो पानी में क्या हो जाएंगे, आराम से घुल जाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। चलिए कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बना होता है दो स्पीशीज की। तो मैं क्या बोलूंगा, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर से बना था इलेक्ट्रॉन के, ये बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मैं क्या बोलूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या, व्हिच इज फॉर्म्ड by sharing of electron in between them। या एक और चीज जिसको राइटिंग समझ नहीं आ रही है, हम बोल रहे हैं उससे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम बोल रहे हैं बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन ईच अदर, है ना, या बिटवीन देम, है ना। एक दूसरे में क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जब भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तब क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा भैया बना के देख लेते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा। चलिए लिख लिया। चलिए देखिए, हमने एग्जांपल लिया, हम बोलते हैं CH4, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH4 का बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हमने पहले ही बोल रखा है कि किसकी वजह से बॉन्डिंग होती है, वैलेंस शेल बोले तो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की वजह से बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। अच्छा कार्बन क्या कितना होता है, 6 होता है ना कार्बन। तो कार्बन के वैलेंस शेल में बोले तो 6, कार्बन बोले तो 2,4। कितने हैं वैलेंस शेल में, 4 हैं। तो ये 4 ही तो बॉन्डिंग दिखा रहे होंगे, तो कितने 4 बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो कितना 1 1, ये 1 और ये 1। अच्छा देखो, हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, मतलब इससे एक उधार ले लेगा और क्या कर लेगा, अपने आप को 2 बना लेगा। 2 क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा ड्यूप्लेट और स्टेबल हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन भी सेम काम करेगा और क्या बना लेगा, ड्यूप्लेट। ये वाला हाइड्रोजन भी सेम काम करेगा, ड्यूप्लेट बनाएगा। ये हाइड्रोजन भी सेम काम करेगा और ड्यूप्लेट बना लेगा। अच्छा भैया, तो ये कार्बन के पास कितने थे, कार्बन के पास 1 2 3 4 थे। इसको कितने और चाहिए, 8 बनाने के लिए ऑक्टेट बनाना पड़ता है ना, तो कितने चाहिए और, तो क्या करेगा, 4 इसके पास हैं, एक इस वाले हाइड्रोजन से लिया, एक इस वाले से और एक इस वाले से लेगा और क्या बना देगा, क्या बना देगा, है ना। अच्छा एक चीज कॉमन थी इस स्ट्रक्चर में, क्या कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे। हाइड्रोजन के पास कितना था, हाइड्रोजन के पास कितना था, एक ही था, उसको भी एक चाहिए था। कार्बन के पास कितने थे, 4 थे, उसको कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा दोनों स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो एक पहली शर्त जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा क्या होगी, इस दोनों के दोनों कौन सी स्पीशीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होनी चाहिए। तो क्या चीज हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की उनमें क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, तभी जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्योंकि जब दोनों स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, तो वो क्या करना चाहेंगे, एक दूसरे से शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को बांटना चाहेंगे आपस में कि वो अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। ठीक है। अच्छा वहां पे एक टर्म आया था इलेक्ट्रोवैलेंसी,
वहां पे एक टर्म आया था, क्या चीज, इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। यहाँ पे भी एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या आता है, कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या थी, चलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या थी, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक से दूसरी स्पीशीज में। तो कोवैलेंसी क्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए दोनों स्पीशीज के बीच में। तो मैं बोलूंगा क्या चीज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स shared between two or more than two species is known as their covalency। चलिए भैया एग्जांपल देख लेते हैं। हमने भी बनाया था CH4 का स्ट्रक्चर, दोबारा बनाते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अच्छा देखिए, तो आगे देखेंगे, कोई कॉपी में नहीं देखेगा। अभी हमने कुछ ऐसी ही शेयरिंग दिखाई थी CH4 मीथेन की, है ना। अच्छा देखिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1, उसने कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रखी है, 1। तो मैं बोलूंगा अगर हाइड्रोजन की कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। अगर मैं बोलूं कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। देखिए इसके पास 4 पहले से थे, इसने कितने की शेयरिंग मारी, 4 और की शेयरिंग मारी है, 4 हाइड्रोजन थे, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। तो कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी निकाल देते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, कोवैलेंसी भी वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से हम कोवैलेंसी भी हमने निकाल दी। ठीक है, जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंसी होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या थी, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या होगा, ट्रांसफर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, क्या होंगे, शेयर होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, कोवैलेंसी क्या होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी हो जाएगी। तो सॉरी, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन ने कितना शेयर किया, 1, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1। कार्बन ने कितने शेयर किए, 4, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ गई, पक्का, ठीक बेटा। अब ना हम कोवैलेंट बॉन्ड तो जान गए हैं, पर कोवैलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप से बनते हैं। पहला होता है सिंगल, दूसरा होता है डबल, तीसरा होता है ट्रिपल। तो हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप में क्लासिफाई है, 3 टाइप में, सिंगल, डबल और ट्रिपल, है ना। अच्छा, सिंगल बॉन्ड मतलब, सिंगल बॉन्ड कब आता है, सुनिए, यहां पे जब शेयरिंग हो रही है तो मिनिमम कितने की शेयरिंग हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है। एक स्पीशीज का होना चाहिए और एक दूसरी स्पीशीज का होना चाहिए। तो शेयरिंग मिनिमम कितने की होगी, 2 की। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे शेयरिंग में तो कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे शेयरिंग में तो कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए देखते हैं बना के, सिंगल बॉन्ड बना के देखते हैं। मैं बोलता हूं H2 का स्ट्रक्चर लेते हैं, H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस वाले हाइड्रोजन का कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस वाले हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये सबसे आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ले देखिए आप लास्ट वाले शेल में कहिए या कहीं भी कहिए, उसमें वहां पे 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इससे शेयरिंग कर लेगा। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन किससे शेयर कर लेगा, ठीक है। अच्छा, कॉमन शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई। देखिए तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाएंगे, 1 बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और कौन कौन सी स्पीशीज चलिए देखते हैं, Cl2, Cl2 क्या, Cl और Cl। अच्छा, अब मेरे को ये पता है Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2, 8, 7।
Cl होता है कितना 17, एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इलेक्ट्रॉन की कंफिगरेशन नंबर है 2,8,7। लास्ट वाले शेल में कितने एटम है? 7। 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 बनाते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा देखो Cl के पास कितने की कमी? 1 की कमी, तो Cl क्या कर लेगा? 1 यहां से ले लेगा, ये वाला Cl भी यहां से 1 ले लेगा। अच्छा कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ दोनों के बीच में। ले लेंगे Cl, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl इसने बना दिया। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं HCl का। किसका? HCl का। अच्छा हाइड्रोजन और क्या चीज? क्लोरीन, है ना। अच्छा हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के पास कितना एटम होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखा था Cl के पास कितने थे लास्ट शेल में? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा हाइड्रोजन को पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक और चाहिए ना, एक उसके पास है, उसको एक और चाहिए, और वो क्या बना लेगा? अपना डुप्लीकेट पूरा कर लेगा। ठीक है। अच्छा Cl के पास 7 है, उसको कितना चाहिए? एक और चाहिए कि कितना बना ले? 8 बना ले। तो कितना? 1 कहां से ले लेगा वो? यहां से। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की, तो बीच में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा Cl। तो हमने सीखा कि क्या, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। जल्दी बनाइए। देखते हैं डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड कब बनता है? अब हमको सिमेट्री समझ आ गई है। सिंगल बॉन्ड बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? 2। तो डबल बॉन्ड कब बनेगा? जब कितने की शेयरिंग हो रही होगी? 4 की, है ना। तो देखते हैं। अच्छा O2, अच्छा O2 में देखते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, है ना। अच्छा ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है, मतलब 2,6। तो कितने है लास्ट सेल में? 6। चलिए बनाते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास 6 है, इसको कितने चाहिए? इसको 2 चाहिए। तो हमने क्या बोला? इसने कितने ले लिए? 2 ले लिए, और इसने भी कितने ले लिए? 2 ले लिए। कितने की शेयरिंग हुई? कितने इलेक्ट्रॉन आए बीच में शेयरिंग में? 4। इसके 2 और इसके 2, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। देखिए आ गया, है ना। तो डबल बॉन्ड कब बनेगा? जब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। चलिए ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं जल्दी से। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड के लिए अब हमको कहानी पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई अगर, तो क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। चलिए बना के देखते हैं। अच्छा हमने बोला N2, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है, मतलब 2,5, है ना। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। अच्छा मेरे को बताओ, इसके पास 5 है, इसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो ये कितने की शेयरिंग कर लेगा? 3 की शेयरिंग कर लेगा। ये भी कितने की शेयरिंग कर लेगा? 3 की, और एक बना देंगे। शेयरिंग करके स्टेबल हो जाएंगे ना। कितने की शेयरिंग हुई? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो देखो एक और एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे, एक और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉन्ड बनाएंगे, एक और एक इलेक्ट्रॉन तीसरा बॉन्ड बना देंगे, और हम बोलेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N बन चुका है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बन गया, है ना। अच्छा क्या कह रहे हो? कार्बन के भी अभी बना के देखेंगे हम। पूरे चैप्टर में हमको कार्बन ही पढ़ना है, हम बस आज टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं कि हमको आराम से समझ आ जाए, है ना। बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसे होती है। चलिए थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन के पेयर बनते हैं। एक होता है क्या चीज? लोन पेयर। एक होता है क्या चीज? लोन पेयर। दूसरा होता है क्या चीज?
बॉन्ड पेयर। पेयर पेयर मतलब होता है जोड़ा। कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का जोड़ा बनता है हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है मतलब एक पेयर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्लासिफाई कैसे किया गया है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर वो पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। लोन पेयर जो अकेले रह जाते हैं, जिनके साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं करता है। ठीक है। तो क्या चीज? which do not form bonds। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्या नहीं करेंगे? बॉन्ड को फॉर्म नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? लोन पेयर्स। अच्छा, बॉन्ड पेयर क्या होंगे? जो बॉन्ड बनाएंगे, मतलब which forms bond, या फिर the species which is involved in क्या चीज? process of bonding is known as क्या चीज? bond pair। चलिए एग्जांपल लेके समझना बहुत जरूरी है। हमने समझ तो लिया है कि क्लासिफाई जब हम करेंगे तो लोन पेयर और कैसे बॉन्ड पेयर के टर्म्स में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। NH3 बनाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन 7 होता है 2,5 7 होता है ना 2,5। अच्छा देखिए 5 बनाते हैं 1 2 3 ये 4 और ये 5। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक। देखिए इसको एक और चाहिए ना, तो एक किसके साथ शेयरिंग कर लेगा? इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। अच्छा इसको भी क्या चाहिए? एक चाहिए, एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। इसको भी क्या चाहिए? एक चाहिए, एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। अगर मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बना? नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे, पिछले फिगर में देखना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे? बच गए थे। अच्छा तो अगर अब मैं बोलूं कि लोन पेयर कितने और बॉन्ड पेयर कितने? मैं पेयर पूछ रहा हूं, मतलब पेयर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर होता है। तो कितना लोन पेयर है? जिसने बॉन्डिंग नहीं करी है वो क्या होता है? लोन पेयर होता है। बॉन्डिंग किसने नहीं की है? कौन से इलेक्ट्रॉनों ने नहीं की है? दिख रहे हैं ऊपर पे, इनने बॉन्डिंग नहीं करी है, तो ये क्या होंगे? इसके लोन पेयर होंगे। कितना लोन पेयर आएगा? एक लोन पेयर आएगा। कितने बॉन्ड पेयर आएंगे? 3। कितने बॉन्ड पेयर आ गए? 3 बॉन्ड पेयर। सबको समझ आ गया होगा? पक्का आ गया है? चलिए अच्छा बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है किसी भी कंपाउंड की? या कोवेलेंट बॉन्ड कैसी फिजिकल स्टेट दिखाते हैं? जैसे उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी? सॉलिड थी। उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी? सॉलिड थी, है ना। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड एंड गैस में एग्जिस्ट करेंगे। लिक्विड एंड गैस में एग्जिस्ट करेंगे कौन? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड किसमें एग्जिस्ट करेंगे? लिक्विड एंड गैस में एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा लिखते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा? आयनिक बॉन्ड ना, तो आयनिक बॉन्ड से कम होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट या ज्यादा होगा? कम होगा। तो मैं बोलूंगा मिनिमम देन या फिर नॉट मोर देन कौन सा? आयोनिक बॉन्ड। या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं लेस देन आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। अच्छा तीसरा देखते हैं इसकी क्या चीज? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बोले तो पानी में घुलने की क्षमता। पानी में कितनी जल्दी पार्शियली सॉल्युबल है, कैसे सॉल्युबल है? तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कभी भी कंप्लीटली नहीं घुलते किसमें? पानी में। ये कैसे होते हैं? पार्शियली सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। तो क्या चीज? पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा
क्यों होते हैं पार्शियली सॉल्युबल, क्यों जानना बहुत जरूरी, क्यों? क्योंकि ये शेयरिंग से बने हैं ना, तो बॉन्ड टूटने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो फोर्सेस होते हैं वो इसको वीक करने में क्या लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। क्योंकि ये शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है, एक दूसरे में क्या होता है, इंटरलॉक्ड स्पीशीज है ना। जब क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक दूसरे से शेयरिंग कर रहा है, मतलब एक दूसरे से क्या हो गया होगा, वो इंटरलॉक हो गया होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसी स्पीशीज होती हैं, इंटरलॉकिंग स्पीशीज होती हैं, जो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, ऐसे करके लॉक कर देती हैं। तो जब क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एक्ट करेगा तो तोड़ पाएगा नहीं, तो हल्के हल्के इसको तोड़ेगा, है ना, क्योंकि कैसी स्पीशीज है, इंटरलॉक्ड स्पीशीज है। तो हमने सीखा कि पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होंगे, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होंगे किसमें, वाटर में। समझ गए? चलिए तीसरा पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही एक और नाम था क्या, डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही नाम था डेटिव बॉन्ड। अच्छा भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, मतलब वो उसमें क्या रही होती है, शेयरिंग ही रही होती है, ठीक है। मतलब शेयरिंग से ही कौन बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। पर जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसमें कितने साइड शेयरिंग होगी, बस वन साइड शेयरिंग होगी, तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं, हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ आ जाएगा, बहुत छोटा सा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलिए जल्दी देखते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which electron are shared only by one side, है ना। तो वन साइडेड शेयरिंग होती है किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। हम बोल सकते हैं कौन सी साइड शेयरिंग, वन साइडेड शेयरिंग होती है किसमें, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। इसका पूरा नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। अच्छा हम देखते हैं एग्जांपल, हम समझ जाएंगे, मिटाया जाए, ठीक है। देखिए CO2 का स्ट्रक्चर बनाइए, हम बनाते हैं कार्बन, यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन। चलिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में 4 होते हैं। अच्छा ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन होता है 8, बोले तो 2,6 होगा, 2,6 2,6 बोले तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ, इस ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको कितने और चाहिए, 2 और चाहिए। ये क्या कर लेगा, ये वाले कार्बन से ले लेगा, ये वाला ऑक्सीजन ये वाले कार्बन से ले लेगा। कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं, है ना। ये किससे ले लेगा, इनसे 2 ले लेगा और कितने बना लेगा, 8 टोटल कर लेगा, है ना। अच्छा इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए, सबने मेरे ख्याल से बनाया होगा खुद से, ठीक है। खुद से बनाइए, खुद से बना के जल्दी आता है, ठीक है। चलिए दूसरा बनाते हैं, चलिए डालिए SO2, चलिए SO2 बना के देखते हैं। अच्छा सल्फर ऑक्सीजन, सब इधर देखिए, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अच्छा सल्फर कितना होता है, सल्फर होता है 16, बोले तो 2,8, 6 कितने होंगे लास्ट वाले पे, 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन में कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमने इसमें बनाया। अच्छा मेरे को बताओ सल्फर के, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। इसको 8 बनाने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के पास देखो कितने हैं, 6, तो इसको भी कितने चाहिए, 2 चाहिए, ये भी क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। सल्फर के पास कितने हैं, 6,
सल्फर को कितने चाहिए? दो ही तो चाहिए। तो ये यहाँ से भी दो ले सकता है और यहाँ से भी दो ले सकता है। मतलब मैंने बोला सल्फर ने अगर यहाँ से दो ले लिए तो क्या अब उसको यहाँ से लेने की जरूरत है? नहीं है ना। अच्छा मतलब यहाँ तो देखो प्योरली कोवेलेंट आया, पर यहाँ पे देखो वन साइड शेयरिंग हुई है। ऑक्सीजन ने तो इससे क्या लिए? इलेक्ट्रॉन लिए, है ना। ऑक्सीजन ने तो सल्फर से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, पर सल्फर ने क्या ऑक्सीजन से शेयरिंग करी? नहीं करी, है ना। मतलब यहाँ एक साइड तो प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई, पर यहाँ क्या हुई? वन साइडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब वन साइड शेयरिंग हुई। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वन साइड शेयरिंग हुई है किसमें? किस वाले में? मतलब बोले तो सल्फर, देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है, मतलब सल्फर डबल बॉन्ड क्या आएगा? ऑक्सीजन, है ना। पर यहाँ कितने शेयर हुए? यहाँ तो देखो एक ही साइड शेयरिंग हुई है ना। देखो ऑक्सीजन ने तो सल्फर से लिए, पर क्या सल्फर ने लिए ऑक्सीजन से? नहीं, क्योंकि सल्फर ने एक ही साइड बॉन्डिंग करके कितने बना लिए थे? 8 बना लिए थे आराम से। तो देखो सल्फर, ऑक्सीजन, और हम क्या कर देंगे? ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे O। इसका मतलब होता है, ये साइन होता है इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या होता है? साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सल्फर ने दे रखे हैं किसको? ऑक्सीजन को। देखो सल्फर ने दिए है ना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, हम इधर दे रखे हैं। तो ये साइन किसका होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होता है। आप इसको थोड़ा सीधा भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखो यहाँ पे बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि देखो एक ही साइड की शेयरिंग हुई थी। ऑक्सीजन ने तो लिए थे पर सल्फर ने नहीं लिए थे। समझ गए सब? चलिए, तो हमको ये समझ आया कि क्या चीज, ये क्या बना? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते कैसे हैं? ऐसे करके एक एरो से, मतलब इट इज डिनोटेड बाय, चलिए तो क्या चीज? इट इज डिनोटेड बाय एन एरो, ठीक है। एक एरो से इसको हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्योरली कोवेलेंट बन रहा है, पर यहाँ पे क्या बन रहा है? एरो बन रहा है। मेरे ख्याल से आपको तीनों टाइप के बॉन्ड समझ आ गए होंगे। जो कोवेलेंट क्या होता है? शेयरिंग से बनता है, और आयनिक क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आपको तीनों बॉन्ड समझ आए होंगे। और अब शायद आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, शायद नहीं, आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो होपफुली यू एंजॉयड द सेशन।